आज हम लोग यूपीएससी के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि यह कैसा एग्ज़ाम है, इसके सिलेबस कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है अभी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सिलेबस कैसा है, इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, इसके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है। तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले अभी तो वैकेंसी आई है जो 3/3/2020 तक भरा गया फॉर्म। इसकी परीक्षा जून में शायद होने वाली है। तो यह लेकिन चूँकि अभी महामारी की वजह से थोड़ी परेशानी है, तो संभवतः यह एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा। तो यह हमें देखना है कि यह इसका सिलेबस किस तरह का है, इसका नेचर क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपसे पहले पूर्व 10 साल पहले की परीक्षा जब बात होती थी, जब सीसेट लागू नहीं हुआ था, तो उसके पूर्व यह जो इसका नेचर था, जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल पेपर होते थे पीटी में। ये दोनों पेपर के आधार पर ही परीक्षा क्वालिफाई होती थी। साथ ही मेंस में 2 ऑप्शनल पेपर रखने पड़ते थे। लेकिन सीसेट लागू होने के बाद इसमें एक बदलाव आया। प्रारंभ में सीसेट लागू जब हुआ था तो उसमें इसे क्वालिफाइंग नहीं रखा गया था, बल्कि मेरिट में भी इसका योगदान था, और प्लस जीएस, ये दोनों मिलाकर पीटी का एग्ज़ाम होता था। लेकिन चूँकि जो अचानक से बदलाव हुआ था सिलेबस में, जिसकी वजह से बहुत ऐसे परीक्षार्थी थे जो पहले से परीक्षा की तैयारी का जो नेचर था उससे करते आ रहे थे, और उनके अचानक सीसेट लागू होने से इसमें मैथ, रीजनिंग, कम्प्रीहेंशन, एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई थी, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो उन्हें एक कठिनाई हुई कि मेरिट आने में दिक्कत हो रही थी। तो विवाद हुआ। इसके बाद जो संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ ऐसा माना कि इसको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको क्वालिफाइंग कर दिया। और क्वालिफाइंग होने के बाद अब यह परीक्षा छात्रों के लिए थोड़ा आसान हो गया। वैसे परीक्षार्थी जिनको सीसेट से डर लगता था, उनके लिए थोड़ा सुविधा हुई। सिर्फ उन्हें क्वालिफाई करना था। यानी जो 80 MCQ आते थे 200 मार्क्स के, उनमें से 33% मार्क्स ही लाने थे। सिर्फ क्वालिफाई करना था। इस तरह से जो नेचर हुआ, तो प्रीलिम्स में जीएस और सीसेट 2 पेपर हुए। पहला पेपर जीएस का हुआ और दूसरा पेपर 1 जीएस और पेपर 2 सीसेट। इस तरह से जीएस और सीसेट 2 पेपर बनाए गए, जो अभी वर्तमान में ये चल रहे हैं। जीएस और सीसेट से मिलकर बना है। इसमें जीएस में भी 100 MCQ 200 मार्क्स के होते हैं। जहाँ यहाँ 80 MCQ हैं, वहाँ ये 100 MCQ से बना हुआ है, और यह टोटल 200 मार्क्स का है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि दोनों में सीसेट और जीएस और सीसेट दोनों नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसमें थोड़ा क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान देना है कि किसी भी तरह की त्रुटि ना हो। क्योंकि कुछ हद तक अगर तुक्का लगाना भी है तो वैसे क्वेश्चन को लगाएं जिसमें कम से कम दो ऑप्शन आप क्लियर हैं, 2 ऑप्शन नहीं जानते। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते और तुक्का मारते हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि अगर 4 प्रश्न आपके सही होते हैं, 4 प्रश्न में 1 प्रश्न सही होता है और 3 गलत हो जाता है, तो कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी कहता है। तो इस तरह से अगर हमें ध्यान देना है बनाते समय, जो क्वेश्चन हम कन्फर्म है ज़्यादा करके उसको बनाएं। और इस पर मेरिट बनाने के से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारे फाइनली जोड़े नहीं जाएंगे। तो अगर इसमें हम
27 क्वेश्चन के लगभग अगर कंफर्म कर लेते हैं सही हो जाता है, और अटेम्प्ट ज़्यादा ना ले, यानी कि 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट लें और 27 सही हो जाए, ये मान के चले, तो इस स्थिति में ये क्वालिफाई कर जाएंगे। या इसी रेशियो में जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना घटेंगे, क्योंकि माइनस जो 0.33 1/3 जो माइनस होगा उसको देखना होगा, जितना क्वेश्चन गलत होगा वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जीएस और सीसैट जो प्रीलिम्स के हैं वर्तमान में यह नेचर है जिसकी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा इसमें हम और जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या पोस्ट हैं, किस तरह से एग्ज़ाम को लिया जाता है, इसके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि यूपीएससी को, वास्तव में यूपीएससी एक आयोग है जिसके अंतर्गत बहुत सारे परीक्षाएं ली जाती हैं, चाहे वह एनडीए का हो, सीडीएस का हो, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का हो, आईएफएस का हो और सीएससी का हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का हो। तो चूंकि हमारा संबंध अभी जो सिविल सर्विस एग्जाम से है, एक और इसमें जुड़ा हुआ है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस इसको बोलते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके पीटी भी इसके साथ ही हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से एक सामान्य नेचर का होने की वजह से, और एक इंडियन फॉरेन सर्विस होता है आईएफएसएस, ये समझना पड़ेगा, अक्सर ये चर्चा आती है। इसके ऑप्शनल पेपर जो कुछ निर्धारित हैं अलग हैं, और इसमें ऑप्शनल पेपर एक रखना पड़ता है जो अलग से लेना पड़ता है। इसकी चर्चा हम बाद में डिटेल में करेंगे। मुख्यतः अगर हम सीएससी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके नाम से परिचित है वो आईएएस का एग्ज़ाम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसके बाद जो परिचित हैं वो है आईपीएस, एलिट सर्विस कहा जाता है, आईपीएस, आईएफएसएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो इस तरह से ये प्रमुख एग्ज़ाम हुए। इसके अलावे भी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं। अगर जो टॉप रैंकिंग लाते हैं, जो लोग टॉप रैंक में होते हैं, उनके द्वारा यह पद, मान के जैसे पिछली बार जो देखा गया 2018 का ही अगर हम चर्चा करें तो करीब करीब 89 लोगों का सिलेक्शन हुआ था आईएएस में, और 100 से प्लस थे कुछ लोग, 100 समथिंग थे वो आईपीएस में थे। इस तरह से आईएफएस वगैरह का भी रेशियो तो देखा जाए तो वास्तव में जितने पोस्ट है 750-800 पोस्ट होते हैं, और इस एग्ज़ाम में करीब करीब मापदंड माना जाए तो 13 लाख लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा था, और 13 लाख लोग में से 5-5.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम लिखा था। फाइनली 13,333 लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया था, और फाइनली 750 के लगभग पोस्ट थे, जिसमें कि 89-90 करीब आईएएस के थे और बाकी थे। तो ये देखा जाए तो इसका ग्राफ दिखने से स्पष्ट हो जाता है कि आईएएस आईपीएस के लिए काफ़ी जो टॉप रैंकिंग वाले पोस्ट हैं आईएफएस में वो लोग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। तो जैसे इस बार जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसमें और भी पोस्ट का जिक्र है, जिसको हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। चौथा जो है इंडियन पीएनटी, अकाउंट्स एंड फिनांस, सब ग्रुप ए के सर्विस है, ग्रुप सर्विस, ये सारे ग्रुप ए वाले हैं, ग्रुप ए के सर्विस हैं। इसके बाद ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। फिर और देखा जाए रेवेन्यू सर्विस भी है, नेक्स्ट में इंडियन ऑर्डिनेंस
फैक्ट्री सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, सभी ग्रेड 1 वाले हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक, रेलवे में ट्रैफिक है, यहीं पर एक जगह ही लिख देता हूँ मैं, एक अकाउंट और पर्सनल, ये 3 तरह के पोस्ट हैं। सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विस, ये तीनों रेलवे के ही हैं। इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, सिविल सर्विस। इस तरह से बहुत सारे सर्विस, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इन सर्विसों के साथ साथ ये भी सर्विस हैं। साथ साथ जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार आइसलैंड, दमन दीव, इसके साथ दादर नगर, दिल्ली, लक्षद्वीप, और पांडिचेरी, ये सभी के स्टेट सिविल सर्विस जो होंगे, ये सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस, ये दोनों के एग्ज़ाम भी इनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन मुख्यतः हम जब भी चर्चा करते हैं तो माना जाता है कि अगर भारत में कोई नौकरी है तो सिर्फ IAS है। और जो लोग कंप्लीट करते हैं, अगर ये सर्विस जो टॉपर होते हैं, टॉप रैंकिंग में रहते हैं, उनको मिलता है, बाकी सब अदर पोस्ट वाले सर्विस में चले जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बाकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। एक चीज़ है कि जो IFS वाले हैं, ये यहाँ से क्वालिफाई करके इनका एग्ज़ाम अलग होता है और वो फिर अलग ऑप्शनल पेपर चूज करके एग्ज़ाम देते हैं। अब हम आते हैं, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो अभी निर्धारित है वो 796 है। टोटल वैकेंसी 796 माना गया है, जिसमें से डिसेबिलिटी जिनकी है वह ऐसे 24 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं जो रिजर्व रखे गए हैं डिसेबल के लिए, और जिसमें कि जैसे ब्लाइंडनेस या लोअर विजन होता है, ब्लाइंडनेस, लोअर विजन, ये सारे इस तरह से अलग अलग करके इनके लिए करीब 3 वैकेंसी है।
डिफ के लिए हार्ड ऑफ हियरिंग, उनके लिए 9 वैकेंसी है। जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिनको जैसे सेरेब्रल पल्सी है या फिर कोई ऐसे डिजीज से प्रॉब्लम है जिनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है, थोड़ा सा उनको ज़रूरत पड़ती है। लेप्रोसी है, ड्वार्फिज्म है, इनके लिए भी सीट रखा गया है 8। और बहुत सारे ऐसे जो मल्टीपल डिजॉर्डर्स के हैं, जो एक बीमारी नहीं है, उनको मल्टीपल डिजॉर्डर है, जिनके लिए आँख भी है, ना कान भी डैमेज है, पैर भी डैमेज हो, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए 4 सीट। अगर हम देखें 9, 3, 12, 8, 20 और 4, 24 सीट इनके लिए रखा गया है। बाकी जो SC, ST, OBC, जो अदर क्लास है, उनके लिए भी इसमें वैकेंसी रखी गई है। जो ऑलरेडी पहले से चली आ रही है। तो इस तरह से इसका जो नेचर है, जो पहले से निर्धारित है, जो ये सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए है। SC ST का जो रिजर्वेशन है वो भी इसमें लागू है। तो जो एग्ज़ाम का नेचर है उसको तो हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि इस एग्ज़ाम में इस सेंटर अगर देखा जाए कि पूरा सिविल सर्विस का जो सेंटर PT के लिए है, और PT ये करीब 72 प्लेस पर दिया जाता है, और मेंस के लिए 24 सेंटर निर्धारित किए गए। अगर हम पटना को कहें, रांची को कहें, तो दोनों में अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे सेंटर निर्धारित किए गए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक और जो कि हम लोग ऐसे जानते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक तो पहले कि कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी यूनिवर्सिटी से होना अनिवार्य है, कहीं भी किसी भी मोड में आप करें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही हाँ, एक EWS का भी रिजर्वेशन जो शुरू किया गया है जनरल का, उसमें स्टार्ट हुआ है बीच में, बाकी SC ST OBC के अलावा। IAS IPS और IFS के लिए, IAS IPS IFS, FSS का मतलब फॉरेन सर्विस की बात कर रहे हैं। इंडियन सिटीजनशिप की ज़रूरत है। जो भी इंडियन है, इंडियन मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। लेकिन अगर हम अदर सर्विस की बात करें, बाकी जो बचते हैं, तो पहला तो कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, लेकिन कुछ और लोगों के लिए भी कंडीशन अप्लाई किया गया है, जैसे सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, दोनों का है, नेपाल भूटान। एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, अब सब्जेक्ट ऑफ भूटान। अब नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो फोर्थ में तिब्बतियन रिफ्यूजी, तिब्बतन रिफ्यूजी के लिए भी जो 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं, 1 जनवरी 1962 से पहले आए हैं, और यह परमानेंट सेटलमेंट इनका यहाँ पे हुआ है, सेटलमेंट, वे भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर इंडियन ओरिजिन से भी हम देखते हैं, पांचवा इंडियन ओरिजिन वाले अगर माइग्रेट करके जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, साथ ही इधर जिक्र कर देते हैं केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया, और वियतनाम से परमानेंट सेटलमेंट के लिए भारत परमानेंट सेटलमेंट के लिए आए, ये भी एप्लीकेबल है। के लिए आए हुए हैं। तो ये इंडियन ओरिजिन वालों के लिए हुआ। और ये तिब्बतन रिफ्यूजी, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन IAS, IPS, IFS के लिए सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया ही होंगे, जिनके पास यह दस्तावेज होंगे वही एप्लीकेबल होंगे। तो ये तो हम आउटलाइन चर्चा कर रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जानने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की और यह बताने की कोशिश की। अब हम आते हैं इस सिविल सेवा के लिए एज लिमिटेशन क्या है। एज की बात करें, जैसे अगर इस बार की सेवा की बात करें तो 21 और मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32। तो यह एज के बीच में होना चाहिए, इन बिटवीन 32 टू 21। अब इसका कट ऑफ एज जो हम दिया गया है 1 अगस्त 2020, इसके आधार पर हम इसके इस एज ग्रुप वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। इतना एज अगर हो गया, और क्वालिफाइंग वाले भी इसको ले सकते हैं, जो अपीयरिंग वाले हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जाना चाहिए, उसका कुछ कंडीशन है। तो इस तरह से यह एज लिमिट बनाया गया है। इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि जो एज रिलैक्सेशन है वह जनरल के लिए कुछ भी नहीं है, जो है सो SC, ST, OBC इत्यादि के लिए क्या है वो देखते हैं। SC, ST के लिए 5 इयर्स है। जो कट ऑफ एज में जो छूट है वो 5 साल अधिक मिलेगा। OBC वालों के लिए 3 इयर्स है। तो 3 साल की उनको छूट दी गई है OBC वालों के लिए, और SC, ST के लिए 5 साल दी गई है। और डिफेंस सर्विस पर्सनल्स के लिए भी है। इनके लिए भी 3 साल का 3 इयर्स का छूट दिया। और इस तरह से है बहुत सारे लोगों को। हाँ, जो डिसेबल्ड हैं, जिनकी चर्चा पहले भी की थी, उनको 10 ईयर की छूट दी गई है, 10 ईयर। तो इस तरह से देखा जाए तो जो नेचर है एग्ज़ाम का, जो मिनिमम टू मैक्सिमम एज है, एज में जो छूट है, इस तरह से हर कैटेगरी को प्राप्त अलग अलग है। जनरल के लिए सामान्य उम्र 21 से 32 साल है। मिनिमम कट ऑफ में कोई छूट नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम कट ऑफ एज में
छूट दी गई है। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें कि जो एग्ज़ाम है इसमें कितने अटेम्प्ट हमें परीक्षा देनी है, तो जनरल वाले जो परीक्षा देते हैं, जो सामान्य स्टूडेंट हैं जिनको किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, वह 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी के लिए। और ओबीसी वाले 9 अटेम्प्ट, यानी कि 3 अटेम्प्ट अधिक उनको मौका दिया जा रहा है। और एससी एसटी को नो लिमिट, वो जितना चाहे दे सकते हैं, उनके लिए कोई निर्धारित लिमिट नहीं की गई है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सिलेबस का पैटर्न किस तरह का है